नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं वनोन्मूलन के कारण और उसके कुछ प्रभावों के बारे में। बाद में इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस शेयर करूंगा। आप उन्हें देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। वैसे मैं उत्तर को बता ही दूंगा। तो वैसे अब बात की जाए कि इस तरह के प्रश्न किस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो मैंने देखा है कि जो भी एनवायरनमेंट को लेकर जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस लगभग आपकी प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हों, आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। आप इसे देखिए और समझिए कि कैसे प्रश्नों को पूछा जाता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को हमारे एग्ज़ाम्स में क्यों शामिल किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि एनवायरनमेंट की सेफ्टी करना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, ताकि हम इस पृथ्वी पर आसान तरीके से, खुशहाल तरीके से, स्वस्थ तरीके से जीवन को बिता सकें। और हम जानते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से एनवायरनमेंट का बहुत नुकसान होता है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग तरीके से बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं, ताकि वो पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सकें। लेकिन हमारी परीक्षाओं में भी एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को शामिल किया जाता है, ताकि हम वास्तविक रूप से समझ सकें कि कैसे पर्यावरण हमारे लिए उपयोगी है और हम उसको लगातार सस्टेन बनाए रखें, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी पर्यावरण को एक ऐसे रूप में प्राप्त करें जहां पर उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, अर्थात वो अच्छे पर्यावरण में अपना जीवन बिता सकें। तो एक नॉर्मल सी बात थी। अब इस वीडियो में बात करते हैं कि वनोन्मूलन के कारण क्या है। यानी जो जंगल हैं, आज आप देखते हैं कि लगातार उनकी संख्या कम होती जा रही है, उनका एरिया कम होता जा रहा है। तो क्या कारण है जिनकी वजह से वन लगातार कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाएं, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। वन उन्मूलन के कारण देखिए, नीति निर्माण में योग्य भूमि का विस्तार। देखिए, आजकल आप देखते हैं बहुत सारे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते रहते हैं। नए नए कुछ ऐसे सरकार के प्रोजेक्ट आते हैं जहाँ पर चीज़ों को डेवलप किया जाता है। और उस प्रोजेक्ट में मोस्टली आप देखते हैं जो ज़मीन होती है, ज़मीन कहीं अलग से तो नहीं आती ना। जो पहले से ज़मीन है, वो चाहे खेती योग्य भूमि हो, चाहे वन योग्य भूमि हो, उसी भूमि को वो अधिग्रहण कर लेते हैं और उसी में अपनी नीतियों का प्रसार करते हैं। सरकार को प्रसार करना चाहिए, ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी नीतियाँ बनाई जा रही हैं उसमें पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव ना हो। जैसे आप देखते हैं, जब सड़कों का निर्माण होता है तो मैंने देखा है कि हज़ारों किलोमीटर लंबे सड़क के किनारे जो पेड़ होते हैं उनको काट दिया जाता है। मैं कई बार देखा हूँ और आपने भी निश्चित अपने एरिया में देखा होगा। तो सड़कों के विकास से भी जो वन होते हैं उनका बहुत ज़्यादा उन्मूलन होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी नए रास्ते में सड़क बनानी है तो वो बिल्कुल पूरी तरह से सारे पेड़ को काट देते हैं। शहरीकरण भी एक समस्या है, क्योंकि लगातार शहर बढ़ते चले जा रहे हैं और शहरों के स्थापन के लिए बहुत सारी ज़मीन को अधिग्रहण करके वहाँ पर जो वन होते हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, उनको काट दिया जाता है। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोगों को रोज़गार देने के लिए या फिर जो लोगों की डिमांड है चीज़ों के लिए, उनकी पूर्ति करने के लिए बहुत सारे इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे पेड़ पौधों को काटा जाता है। पशुओं द्वारा घास का चरना, आपने देखा है कि जब पशु अनियंत्रित तरीके से मैदानों में जाते हैं तो वहाँ पर वो नए नए छोटे छोटे पौधों को भी खा जाते हैं, घास को खा जाते हैं। तो होता क्या है कि नए पौधे वहाँ पे नहीं उग पाते हैं। तो सीधी सी बात है, जो पेड़ पौधे हैं उनकी संख्या में कमी आएगी। इसके बाद लकड़ी का व्यावसायिक रूप से अंधाधुंध उपयोग। आप देखते होंगे कि आजकल घरों में फर्नीचर्स को सभी लोग रखना चाहते हैं, और लकड़ी के जो फर्नीचर्स होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी डिजाइंस भी आती हैं। तो इसका बिजनेस होता है, लोग इसको खरीदते हैं तो लोग इसको बेचते भी हैं। जब उसको लोग बेचते हैं तो उनको लकड़ी चाहिए होती है और उस लकड़ी को जंगल से प्राप्त किया जाता है, जिसकी वजह से लगातार पेड़ पौधों की संख्या में कमी आती चली जाती है। इसी तरह से नीति निर्माण में सतत विकास की अनदेखी। सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं। एक ऐसा विकास जहाँ पर जो भी एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं वो एक ऐसे लेवल पर बनी रहें जहाँ पर आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई नुकसान ना हो, यानी हम आसानी से जी सकें और एनवायरनमेंट भी अपने सतत रूप से अपनी ग्रोथ कर सके। तो ऐसा देखा जाता है
कि जब कुछ पॉलिसीज़ क्रिएट की जाती हैं तो वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अनदेखा कर दिया जाता है। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पर जो ये मैंने पॉइंट्स बोले हैं, इन्हीं पॉइंट्स से क्वेश्चन क्रिएट होता है। अभी कैसे होता है मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, वनों उन्मूलन के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव। जब डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगल को काट दिया जाता है, उसके बाद उसके बहुत सारे प्रभाव होते हैं। कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं जो हमको सीधे नज़र आते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि सीधे नज़र नहीं आते हैं। इसलिए कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं। तो यहाँ पर पहला क्या लिखा हुआ है, क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय जलवायु पर दुष्प्रभाव। आपने देखा होगा कि आजकल हम ऐसा देखते हैं कि मानसून का पता नहीं चलता है कि कब बारिश शुरू हो जाती है और कब हो ना हो। तो जो भी हमारा भूमंडल पर जो जलवायु है उसमें एक इरेगुलरिटी शुरू होती जा रही है, यानी नियमित तरीके से बरसात नहीं होती है। नियमित तरीके से जो एक नेचर का सिस्टम था कि इस टाइम पर बरसात होनी है, वो सब नहीं होता है। और ख़ास तौर पे इसका क्षेत्रीय असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप किसी अपने क्षेत्र में अगर ज़्यादा ही पेड़ पौधों को काट देंगे तो आपके क्षेत्र में निश्चित ही बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जैव विविधता को हानि, बायोडाइवर्सिटी के बारे में तो मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ, बहुत कुछ अभी रिसेंटली मैंने उसके बारे में आपको शेयर किया है। प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप देखिएगा। तो जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बायोडाइवर्सिटी जल थल सब तरीके से बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन को सपोर्ट करती है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करती है। तो जब लगातार पेड़ पौधे कटते चले जाते हैं तो जो पेड़ पौधों पर निर्भर जंतु होते हैं, जीव होते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है, उनको आवास नहीं मिलता है, तो उनकी भी डेथ होती चली जाती है। जो हमारा एक पूरा इकोसिस्टम है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाती है। और इसके बाद जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे काटे जाते हैं, वनों उन्मूलन किया जाता है, तो बाढ़ एवं सूखा जैसी भी समस्याएं आती हैं। आप जानते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, जो घास होती है, वो मृदा अपरदन को रोकते हैं। मिट्टी का बहाव नहीं होता है, जब मिट्टी का बहाव नहीं होता है तो पानी सर्टेन डायरेक्शन में बहता है। जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, घास नहीं रहेगी, तो मिट्टी बहती जाएगी, मिट्टी कटती जाएगी, तो जो पानी होता है वो अनियंत्रित तरीके से यहाँ वहाँ फैलता चला जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ भी आती है और सूखा जैसी समस्याएं भी होती हैं। इसके बाद मृदा अपरदन के बारे में मैंने बताया, जब लगातार पेड़ पौधे कटते रहेंगे, घास कटती रहेगी, तो जो सॉयल होती है उसका लगातार एरोजन होता रहता है, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं, और जिसकी वजह से मरुस्थल का भी निर्माण होता है। भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास। देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों के साथ ही साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि उनकी जड़ों में रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो ज़मीन में उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, यानी फर्टिलाइजर्स की जो चीज़ें होती हैं उसको बढ़ाते हैं। जैसे नाइट्रोजन हुआ, और भी जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनको मिट्टी में मिलाते हैं। जैसे जैसे ह्यूमस भी होता है, जब पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो सड़ती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि भूमि को उपजाऊ बनाती हैं, उर्वरा शक्ति को बढ़ाती हैं। जब वन नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो सीधी सी बात है जो भूमि की उर्वरा शक्ति है उसमें भी कमी आएगी। और इसके बाद तो जानते होंगे आप, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि। आजकल कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी है, तो कहीं ना कहीं ये सब इसीलिए है कि जो पेड़ पौधे हैं लगातार कटते जा रहे हैं, वनों की संख्या में कमी होती जा रही है। कम वर्षा भी इसका एक कारण होता है, और जल स्रोतों का अभाव। जब लगातार वनों उन्मूलन होते रहते हैं तो जो पानी होता है, जो जल होता है, उसके ठहराव एक जगह पर नहीं रहते हैं, वाटर बह जाता है, वाटर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चला जाता है। तो जैसे वाटर जब एक स्थान पर रहता है तो वो जल रिस के ज़मीन के अंदर पहुंचता है। तो इस तरह से जल स्रोत बने रहते हैं। लेकिन जब वनोन्मूलन लगातार बढ़ता रहेगा, जब जल स्रोत कहीं पे सेटअप ही नहीं हो पाएंगे, जैसे कि तालाब है या कुछ और भी चीज़ें हैं, तो सीधी सी बात है जो भी हमारे जल स्रोत हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी आती जाएगी। तो आप अब समझ सकते हैं कि दो चीज़ें हैं कि वन का किस तरह से उन्मूलन होता है, अर्थात क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से वन कटते चले जाते हैं, वन की संख्या कमी होती चली जाती है, और दूसरा कि इसके क्या प्रभाव होते हैं। आप दोनों समझ गए होंगे। अब इसी पर आधारित थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम इस शब्द का मतलब समझ जाएं तो निश्चित ही आसानी से आंसर भी दे सकते हैं। तो देखिए, वनीकरण का मतलब होता है फॉरेस्टेशन, यानी वन को सेटअप करना। निर्वनीकरण उसका अपोजिट है। तो इसने
इसमें ये पूछा है कि निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, यानी डिफॉरेस्टेशन का प्रभाव नहीं है, तो हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि और मृदा अपरदन, इन तीनों वजह से, ये जो तीनों चीज़ें हैं, तीनों ऑप्शन हैं, ये किसकी वजह से होते हैं? ये निर्वनीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप होते हैं। लेकिन जो नगरीकरण है वो निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, ये निर्वनीकरण का कारण है। यानी जब ज़्यादा बड़ी मात्रा में हम नगरीकरण करते हैं, शहरों को बसाते हैं, तो उसकी वजह से निर्वनीकरण होता है, अर्थात हम फॉरेस्ट को काटते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा था उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ये सी सही होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें कहा गया है कि वन ह्रास का मुख्य कारण है। देखिए, सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजनाएं, औद्योगिक विकास, कृषि विकास, यहाँ पर सभी तरह से कह सकते हैं कि ये वन के ह्रास के कारण बनते हैं, लेकिन कहा है कि मुख्य कारण है तो ये बताना है। तो आप इसमें से ऑप्शन सी सही करेंगे, औद्योगिक विकास, क्योंकि जब औद्योगिक विकास होता है तो उस टाइम पर ज़मीन को भी अधिग्रहण किया जाता है, सड़कों का भी निर्माण होता है, और जो भी कृषि योग्य भूमि होती है उसको भी अधिग्रहण किया जाता है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि वन ह्रास का जो मुख्य कारण है, इस में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से मुख्य कारण आएगा औद्योगिक विकास, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है। देखिए, जैसे मान लीजिए पूरा ये एक भौगोलिक क्षेत्र है भारत का, अब इसके कितने एरिया में वन होने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में 33% वन रखने का एक लक्ष्य है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब देखिए, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा पूछने का तरीका अलग है। आप जानते हैं कि कई बार सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए, यानी कितना क्षेत्रफल वन के अंतर्गत होना चाहिए या फिर कितने क्षेत्रफल में वन होने चाहिए। तो इसका भी आंसर 33% ही है, आप ध्यान रखिएगा। तो बस एक ही आंसर था, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है। यानी जैसे हम बोलते हैं कि 33% होना चाहिए, तो अभी कितना है ये हमको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका ऑप्शन यहाँ पर 21% सही है, बी ऑप्शन, आप ध्यान रखिएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के कुल 21.54% क्षेत्रफल वनों का विस्तार है, इतने % पर। और ध्यान रखिए, देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्ष पर उपग्रह चित्र के माध्यम से वन स्थिति की रिपोर्ट जारी करता है। कहाँ पर? जो देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है वो प्रत्येक 2 वर्ष पर ये रिपोर्ट जारी करता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस आप इसे ध्यान रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए 1972। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया था। इसमें वन्यजीव संरक्षण कहा गया, तो सीधी सी बात है, जो वन्य के जीव होते हैं उनकी तस्करी, जो अवैध शिकार हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए प्रयास किए जाते हैं ताकि जो वन्य जीव है उनका संरक्षण बना रहे, उनकी संख्या कम ना हो। तो इस तरह से आप इसे ध्यान रखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ जुड़े रहें कुछ ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।